नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। खबरदार में अब खबरों के लेंस से आज की बड़ी खबरें पहले देख लेते हैं और फिर करेंगे बाद में उनका विश्लेषण भी। आज की बड़ी खबर, भारत में कोरोना की सबसे बड़ी खबर आज सामने आई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद देश की जनता के सामने रखी। अमित शाह कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हालांकि अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि वो ठीक हैं। खुद अमित शाह ने कहा है कि मेरी तबीयत ठीक है। चिंताजनक खबर कोरोना को लेकर खबरों की बाढ़ से आ रही है। कोरोना से आज योगी सरकार के मंत्री कमल रानी वरुण का निधन हो गया है। देश के कई वीवीआईपी कोरोना की चपेट में हैं। वहीं कोरोना की खबरों के बाद हम आपको अयोध्या भी लेकर चलेंगे, जहां पर राम मंदिर निर्माण को लेकर 5 अगस्त के भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। हम वहां की तैयारियों की रिपोर्ट भी आपको दिखाने वाले हैं और कोरोना से बचने के भी क्या इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या फॉलो किया जा रहा है, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। इन सब के बीच राम मंदिर निर्माण पर राजनीतिक रस्साकशी भी जारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं भी राम भक्त। कमलनाथ ने आज तक से बातचीत की है, उस बातचीत के कुछ हिस्से भी आपको दिखाएंगे। वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता लगा है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से पूजा पाठ के नाम पर लाखों रुपए निकले थे। ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था। ये तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। कोरोना की मार ऐसी है कि कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोरोना पॉजिटिव होना इसी का सबूत है। अमित शाह जो खुद कोरोना के खिलाफ भारत की जंग की रणनीति बनाने में लगातार जुटे रहे हैं, उन्हें कोरोना होना इस बीमारी की गंभीरता को दिखा रहा है। अमित शाह आज शाम से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली एम्स की टीम मेदांता अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर सकती है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य का परीक्षण करने के लिए मेदांता अस्पताल जा सकते हैं। आज अमित शाह ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद ट्वीट करके दी, जिसके बाद उन्हें शुभकामनाएं देने वालों की होड़ लग गई। सभी ये कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो कोरोना को मात देकर घर वापस लौटें। कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। रविवार की शाम 4:43 पर गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही ये जानकारी दी तो मानो भूचाल आ गया। भारत में कोरोना से लड़ाई के रणनीतिकार अमित शाह का कोरोना पॉजिटिव होना कोरोना की गंभीरता को फिर सामने रख गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। वैसे तो उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बाद अमित शाह ने अस्पताल में भर्ती होने का फैसला किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उनको गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के अंदर जो है एडमिट कराया गया। इस वक्त हम मेदांता हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि कड़े पहरे के बीच फिलहाल अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है, उनका इलाज जो है वो यहाँ पर चल रहा है। 4:24 पर उनको यहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट किया गया था। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह पिछली कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए थे। मीटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हुआ था। मीटिंग में शामिल होने वालों को मास्क पहनना जरूरी था। पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री के आवास पर कोरोना को लेकर कड़े प्रोटोकॉल हैं। तापमान परीक्षण और आरोग्य सेतु से परीक्षण के अलावा वहां कारों से किसी को लाया या भेजा नहीं जाता। यह भी बताया जा रहा है कि अमित शाह को अयोध्या में भूमि पूजन के लिए भी न्योता दिया गया था। हालांकि सूत्रों की तरफ से यह साफ हो चुका था कि वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस बीच अमित शाह ने शनिवार को ICCR के एक वेबिनार में हिस्सा लिया था, जिसका आयोजन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर किया गया था। अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर मिलते ही उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआओं के संदेशों की झड़ी लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, अमित जी, हर चुनौती के सामने आपकी दृढ़ता और इच्छा शक्ति एक मिसाल रही है। कोरोना वायरस की इस बड़ी चुनौती पर भी आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया,
माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कोरोना संक्रमित होने का समाचार प्राप्त हुआ। मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, अमित शाह जी, आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर पुनः उसी ऊर्जा के साथ देश सेवा में लगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। नितिन गडकरी ने लिखा, हम सभी आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से भी गृह मंत्री को जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं दी गईं। और हम गुजरात की जनता की ओर से सभी गुजरातवासी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो कोरोना मुक्त हो जाए और उनका स्वास्थ्य जल्दी अच्छा हो जाए, ऐसी हम सब प्रार्थना कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी अमित भाई उसमें से मुक्त होकर आ रहे हैं। अमित शाह के जल्द ठीक होने की कामना के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, अमित शाह जी की कोरोना पॉजिटिव आए जाने की खबर सुनी, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूँ और उनके परिवार के लिए दुआ करती हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे नेताओं ने भी अमित शाह को ठीक होने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि अमित शाह को जल्द ठीक होने के लिए शुभकामनाएं। अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ऐसे समय में आई है जब भारत में कोरोना के मामले 17 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। गुरुग्राम से सुशांत मेहरा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अमित शाह अपने कामकाज में बेहद सतर्क और सक्रिय रहने वाले व्यक्ति हैं। पहले लॉकडाउन, अब अनलॉक की रणनीतियां उन्होंने बनाई। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू होने पर हालात संभालने के लिए अमित शाह सामने आए। इसीलिए अमित शाह का कोरोना पॉजिटिव होना चिंता बढ़ा रहा है। कोरोना के संकट काल के शुरुआती दिनों में भी उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें उड़ी थीं। तब उन्होंने खुद ही इसका खंडन किया था। कोरोना ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को भले ही अपने शिकंजे में ले लिया हो, लेकिन ये अमित शाह ही हैं जिनके बूते बीते 4 महीनों से देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। पहले लॉकडाउन के दौरान और अब अनलॉक के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस पर देश चला है। जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो पहले कुछ हफ्तों तक अमित शाह इतने व्यस्त रहे कि सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए, जिसे लेकर तरह तरह के कयास लगे। अमित शाह के स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की जाने लगी थी। ऐसे में 9 मई को अमित शाह ने ट्वीट किया था, पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी है। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री के नाते देर रात तक अपने कामों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। जब यह मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि यह सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहें, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभ चिंतकों ने बीते 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन 9 मई को जो अफवाह थी वो अब दुर्भाग्य से सच हो गई। और इस सच का मतलब ये है कि कोरोना की मार बेहद खतरनाक है, क्योंकि अमित शाह हर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते दिखे थे। कोरोना से लड़ाई में अमित शाह की सक्रियता कितनी कारगर रही है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि जब दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो रहा था तो उनकी दखल का सकारात्मक नतीजा दिखा। अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना को काबू में करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग पर जोर दिया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट जोन्स का बेहतर प्रबंध किया। अमित शाह ने घर घर सीरोलॉजिकल सर्वे कराने का आदेश दिया ताकि वायरस के फैलने का सही अंदाजा लगे। अमित शाह ने कोरोना मरीजों के लिए अतिरिक्त बेड और सुविधाओं का इंतजाम कराया। पॉल कमेटी की सिफारिश के आधार पर कोरोना के इलाज की कीमत को नियंत्रण में रखा। इसके अलावा पीपीई किट्स और अन्य मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा एनसीआर में कोरोना से लड़ने की साझा रणनीति पर जोर दिया। कोरोना से गंभीरता से लड़ने की रणनीति बनाने वाले अमित शाह के खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कोरोना से लड़ाई पर नए सिरे से सोचने की जरूरत सामने आ गई है। आज तक ब्यूरो।
चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आम लोग सभी गृह मंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। वहीं भारत में कोरोना की रफ्तार तेज है। हर रोज देश में संक्रमित होने वालों का आंकड़ा अब 50,000 के पार पहुंच रहा है। आज हर रोज पूरी दुनिया में आप देखिए किस तरह से आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। दो 2,86,051 लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। पूरी दुनिया का यह आंकड़ा है। 1 जुलाई से इसमें और तेजी आई है। जहां भारत की बात करें तो आज 57,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। पिछले एक सप्ताह से भारत में हर दिन कोरोना से बीमार होने वालों की तादाद 50,000 से आगे निकल गई है। अब पूरे देश में कोरोना से 37,364 की मौत हुई है। अब तक का यह बड़ा आंकड़ा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ जुलाई के महीने में ही 18,000 लोगों की आपको बता दें, अलग अलग आंकड़े जो दुनिया भर से निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक जुलाई के महीने में हर घंटे 25 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा रहे हैं। ये आंकड़े बेहद खतरनाक हैं। 18,000 लोगों की मौत सिर्फ जुलाई के महीने में हुई है। वो भी आंकड़ा इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1,36,716 कोरोना पॉजिटिव हैं, तो महाराष्ट्र में 4,31,719 कोरोना संक्रमित हैं। तमिलनाडु में 2,51,738 संक्रमित पाए गए हैं। कर्नाटक में 1,29,297, आंध्र प्रदेश में 1,50,209 कोरोना संक्रमित हैं। पूरे देश की बात करें तो अब तक 17,50,723 केस पॉजिटिव सामने आए हैं। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि 11 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। तो देश भर में कोरोना की रफ्तार क्या है और अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति है, इन आंकड़ों के जरिए आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश अगर आपको लेकर चलें तो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की कोरोना से हुई मौत ने हर किसी को चौंका दिया है। कमल रानी प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी और पिछले 15 दिनों से कोरोना से जंग लड़ रही थी। इन सबके बीच आज जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी समझा जाना चाहिए कि कोरोना से कोई भी सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं, क्या खास क्या आम। वायरस की जद में कौन कब कहां आ जाए कोई नहीं जानता। कोरोना वायरस के गुपचुप हमले से कोई नहीं बच रहा। योगी कैबिनेट की मंत्री कमल रानी वरुण की कोरोना से मौत हो गई है। कमल रानी वरुण 18 जुलाई को संक्रमण की शिकार हुई थी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल पीजीआई में दाखिल कराया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें कोरोना से उबारने की कोशिश की, लेकिन वायरस ने ऐसे जकड़ा कि वो लड़ाई हार गई। कमल रानी वरुण की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अयोध्या का दौरा रद्द कर दिया। सीएम आवास में शोक सभा में दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरकार का भी और पार्टी की भी यह पुण्य क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को अपने इस चरणों में स्थान दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कमल रानी वरुण को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उनका पूरा जीवन समाज सेवा के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने राज्य में भाजपा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ है। ओम शांति। अभी यूपी में मंत्री और साथी को खोने के गम से पार्टी सामना ही कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई। संक्रमण की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन में रखने का फैसला किया है। कोरोना ने आज बीजेपी को कई झटके दिए। योगी सरकार में मंत्री कमला रानी की आज सुबह कोरोना से मौत की खबर आई। अमित शाह शाम को कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। उनके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। स्वतंत्र देव सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग उनके संपर्क में आए थे वो अपना टेस्ट करा लें। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए झटकों का दिन है, लेकिन सबको ये उम्मीद है कि ये दोनों नेता
जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर आएंगे। बहरहाल किसी मंत्री की मौत होने से समझा जा सकता है कि बेहतर से बेहतर इलाज के बावजूद भी कोरोना वायरस से लोग हार रहे हैं। पूरे देश में कोरोना से मौत के आंकड़े डरावने हैं। देश में अब तक कुल 37,364 लोगों की जान गई है। चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि इनमें से आधे यानी करीब 18,000 मरीजों की मौत अकेले जुलाई में हुई। कोरोना को लेकर दुनिया का हाल और डरावना है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। ऐसे में अगर किसी को कोरोना के विलुप्त होने की गलतफहमी है तो इससे बाहर निकल आए, क्योंकि अभी कोरोना को लेकर पूरी सावधानी बरतने का वक्त है। हर रोज भारत में हजारों संक्रमित हो रहे हैं। इस खतरे को समझिए, सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि जब तक इसका इलाज ना निकले तब तक संक्रमण से बचना ही होगा। नीलांशु शुक्ला के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं कुछ वीवीआईपी जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इनमें से कई का इलाज चल रहा है, जबकि कई कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, मंत्री तुलसी सिलावट और वीडी शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर भी सरकार के 3 मंत्री धनंजय मुंडे, अशोक चम्हाड़, जितेंद्र अम्हाड़ कोरोना से संक्रमित हुए और ठीक हो गए। समझना होगा, कोरोना से कोई भी सुरक्षित नहीं है और कोई भी तभी सुरक्षित रहेगा जब तक वो कोरोना से बचने के तमाम एहतियातों का सख्ती से पालन करे। कोरोना की मार जब देश को परेशान कर रही है तो इन सब के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री कोविड-19 की हालत पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक बुलाने को उनकी ओर से कहा गया है। कोरोना के संकट काल में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठकें की हैं। वहीं एक तरफ जहां गृह मंत्री कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं, वहीं मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती महानायक अमिताभ बच्चन स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हालांकि अभिषेक बच्चन अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और उन्हें अस्पताल में ही अभी रखा गया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि वो योद्धा हैं। उन्हें दुनिया महानायक यूं ही नहीं बुलाती। लाखों फैंस की दुआओं का ये असर है। कोरोना को हराकर अमिताभ बच्चन घर लौट आए हैं। 22 दिन तक मुंबई की नानावटी अस्पताल में अमिताभ बच्चन भर्ती थे। उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी है। परिवार ने सुकून की सांस ली है। अमिताभ की कोरोना से जंग जीतने वाली खबर को सबसे पहले बेटे अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया में शेयर की। अभिषेक ने लिखा, मेरे पिता की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आप सभी जिन्होंने उनके लिए दुआ मांगी थी। अभिषेक के बाद तो मानो सोशल मीडिया में शुभकामनाएं देने की होड़ लग गई। अमिताभ बच्चन के फैंस खुशी से झूम उठे। कुछ देर बाद ही बिग बी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से एक संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी मां और बाबूजी के साथ फैंस को भी याद किया। मैं कोरोना नेगेटिव आया हूँ, अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और घर में क्वारंटीन हूँ। भगवान की कृपा रही और माँ बाबूजी का आशीर्वाद, करीबियों और फैंस की दुआ भी रही। नानावटी अस्पताल की नर्सिंग बेहतरीन थी और सभी ने बहुत ध्यान रखा। उन्हीं की वजह से मैं ये दिन देख पा रहा हूँ। तमाम फैंस के लिए अच्छी खबर आई है। बिग बी हालांकि सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव थे और आए दिन जानकारी देते ही रहते थे, लेकिन अब फैंस के लिए ये तो सबसे बड़ी खबर है कि अमिताभ बच्चन अब कोविड नेगेटिव हैं और वापस अपने घर में आ गए हैं। हालांकि अभिषेक बच्चन अभी नानावटी अस्पताल में ही हैं। उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया गया है। इससे पहले 27 जुलाई को ऐश्वर्या और बेटी आराध्या को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन खतरे को देखते हुए अमिताभ, ऐश्वर्या और आराध्या तीनों फिलहाल होम क्वारंटीन ही रहेंगे। 11 जुलाई को अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उसी रात अभिषेक के साथ खुद को नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया था। हालांकि काफी दिन से अस्पताल में रहते हुए भी बिग बी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थे। संदेश साफ था कि वो पूरी ताकत से कोरोना से लड़ रहे हैं। अमिताभ विजेता हैं,
गंभीर बीमारियों से जूझकर मात देने वाले योद्धा। फिल्म कूली के एक सीन में घायल होने से अब तक उन्होंने ये साबित किया है, ये जंग हौसले से जीती जाती है, लेकिन इसमें लाखों फैंस की दुआएं भी जरूर शामिल होंगी। मुंबई से पंकज उपाध्याय और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। उम्मीद यही अभिषेक बच्चन भी जल्द ही कोरोना को मात देकर घर वापस लौटेंगे। मुंबई से अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। इस अवसर पर अयोध्या उत्सव के लिए तैयार है। पूरी अयोध्या जगमग हो गई है, तैयारियां पूरी हो गई हैं। अयोध्या वासी टकटकी लगाए हैं उस तारीख पर जब पीएम आएंगे और बरसों से राम भक्तों की आंखों में बसे सपने को साकार करेंगे। आस्था के आलोक में चमक रही है राम की नगरी। मंत्रोच्चारण, हवन, भजन कीर्तन से सराबोर है अयोध्या। श्री राम का नाम खुल गया है। मंदिरों का रंग रोगन हो चुका है। केसरिया पताका अयोध्या में फहराने लगी है। पहले से ज्यादा चमकने लगी है सरयू। पहले से ज्यादा खिल उठे हैं सरयू के घाट। अयोध्या में बंधनवार और तोरण द्वार सजा दिए गए हैं। तैयार हो गए हैं रामलला के मखमली वस्त्र। अयोध्या तैयार है अपने सबसे प्राचीन सपने को पूरा करने के लिए। अयोध्या की तैयारी लगभग पूरी होती जा रही है। 3 तारीख यानी कि कल से 2 दिनों का अनुष्ठान और दीपावली शुरू होगी। और आप देखिए किस तरह से ये शहर सज संवर रहा है। बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े तोरण द्वार बनाए गए हैं और जो भूमि पूजन है उसके हार्दिक अभिनंदन के जो बड़े पोस्टर, कटआउट, ऐसी चीजें पूरे शहर में लगाई गई हैं। न जाने कितने विघ्नों को टालकर ये समय आया है, इसलिए इसमें शामिल होने के लिए पूरी अयोध्या तैयार है। मिठाइयां अभी से बनने लगी हैं। जो जहां है वहीं से भूमि पूजन में शामिल होने के लिए तैयार है। देश भर के संत जो आमंत्रित हैं, नहीं हैं, जो जहां हैं वहीं से दीपावली मनाएंगे भूमि पूजन के लिए। यह उत्सव सिर्फ इतना नहीं है कि एक मंदिर की नींव पड़ रही है। 492 वर्षों का कलंक हमारे माथे से मिट रहा है, संघर्षों का। 5 अगस्त की तारीख का दम साध कर इंतजार कर रही है अयोध्या। 3 दिनों तक होगा दीपोत्सव। आगामी 5 अगस्त बुधवार को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी अयोध्या पधार रहे हैं। वे एक संक्षिप्त पूजन के द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य का प्रारंभ कराएंगे। ये एक ऐतिहासिक अवसर है देश की आजादी के बाद और इस अवसर का आनंद अयोध्या का समाज मना रहा है। सारी अयोध्या को समाज सजा रहा है। वे अपने अपने स्थानों पर भजन, पूजन, कीर्तन करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे और दीपोत्सव मनाएंगे सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात। देखिए, ये वो जगह है जहां भूमि पूजन किया जाएगा। यहीं इस्तेमाल किए जाएंगे वो पवित्र जल और पवित्र मिट्टी जो देश के अलग अलग हिस्सों के प्रसिद्ध स्थलों से लाए गए हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तरह तरह की तैयारियां हो रही हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा योगदान देना चाहता है। तमाम नदियों से जल लाया गया है जिससे कि वहां पर भूमि पूजन किया जा सके। ऐसे ही बहुत सारी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली जगहों से मिट्टी लाई गई है। मेवाड़ की मिट्टी लाने का इसलिए अभिप्राय हुआ कि ये जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है, इसके सबसे पहले उद्धारक परम पूज्य स्वामी दिग्विजय नाथ जी थे, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के दादा गुरुजी रहे। उन्होंने इस रामलला का पदार्पण करवाया। रामलला इस राम जन्मभूमि के आंदोलन को उन्होंने उभारा और उन्हीं की देन है कि आज हम सभी लोग इसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं। ये उनकी जन्मभूमि है। मेवाड़ चित्तौड़ जिला उनका जन्म स्थान है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी आएंगे। यहाँ उनका सिर्फ 10 मिनट का पड़ाव होगा, लेकिन इसकी काफी अहमियत है। रामलला की पूजा हनुमान की पूजा के बगैर पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ हनुमान की पूजा होगी। उस दिन प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो 3 ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन करते हुए वो आएंगे हनुमानगढ़ी मंदिर, पूजन करेंगे। पूजन की विधि है कि कोरोना मुक्त हिंदुस्तान हो, प्रधानमंत्री स्वस्थ हो। राम जन्मभूमि में जिस प्रकार से विघ्न बाधे आ रहे थे, अब भूमि पूजन के बाद किसी प्रकार के विघ्न बाधे न आए, इसकी पूजन होनी है हनुमानगढ़ी मंदिर पर।
सबको इंतजार है उस पल का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे और बरसों बरस से आंखों में बसे राम भक्तों का स्वप्न साकार होगा। भूमि पूजन से पहले राममय हो गई अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का मंच भी तैयार हो गया है। सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारी पूरी है। हर उस रास्ते पर सुरक्षा सख्त है जहां से पीएम को गुजरना है। अयोध्या में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए बाकायदा उसी तरीके से फ्लीट यहां पर गुजार कर देखी जा रही है जिस रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को जाएंगे। सभी वरिष्ठ अधिकारी यहां पर जो पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो खुद यहां पर मौजूद रह करके एक बार ये चेक कर रहे हैं कि किस तरह से रूट और काफिला जाएगा जिससे कोई चूक न होने पाए। इससे पहले भी कई बार किया गया, इस पूरे रास्ते को साफ किया गया, यहाँ सारे अरेंजमेंट किए गए हैं कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, उसके साथ पीएससी और उसके साथ हमारे एंटी माइंस, एंटी सबोटेज चेकिंग स्क्वाड, हमारे साथ आरएफ एंड सीपीएमएफ के कंपोनेंट्स रहेंगे, सभी रहेंगे। 3 अगस्त से ही जगमग हो जाएगी अयोध्या और इस पल का हर राम भक्त को बेसब्री से इंतजार है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। एक और 5 अगस्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आने का पल पल इंतजार हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी खुद को राम भक्त साबित करने का बड़ा दांव चला है। कमलनाथ ने 4 अगस्त को ही हनुमान चालीसा का पाठ कराने का फैसला किया है। कमलनाथ अपने घर पर हनुमान चालीसा करेंगे तो कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी मंदिरों में जाकर प्रभु राम के भक्त हनुमान की भक्ति करेंगे। 2018 एमपी विधानसभा चुनाव के समय से ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की लहर पर सवार है। चुनाव के समय कमलनाथ को हनुमान भक्त बताया गया और सरकार बनने के बाद राम वन गमन पथ योजना हो या फिर गौशालाओं के निर्माण की योजना, मंदिरों के सौंदर्यीकरण की योजना हो, कांग्रेस ने खुद को हिंदुत्व से दूर नहीं होने दिया। कमलनाथ ने आज तक से बातचीत में कहा है कि राम मंदिर पर बीजेपी राजनीति ना करे। आप भी उनके इंटरव्यू का ये अंश देखिए। मध्य प्रदेश से खबर यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भूमि पूजन के केवल 1 दिन पहले अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। और केवल कमलनाथ ही नहीं, कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ताओं से यह कहा गया है कि वो भी अपने घर पर या अपने घर के नजदीकी मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है कमलनाथ जी आपका आज तक पर। आप पहले बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो खुलकर बिना किसी लेकिन किंतु परंतु के, बिना किसी इफ एंड बट के राम मंदिर के भूमि पूजन का स्वागत कर रहे हैं। ये प्रश्न किसी कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये तो देश का प्रश्न है। और कांग्रेस ने तो हमेशा कहा है कि हमने स्वागत किया है जो भी कोर्ट का फैसला होगी। जब कोर्ट का फैसला नहीं आया था, हमने कहा था जो कोर्ट का फैसला होगा, जो सब पहलू सब मुद्दों को देखकर फैसला करेगी, हम उसमें सहमत होंगे। तो जब कोर्ट का फैसला आया, हम सहमत हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस ऐसा कर रहा है या कांग्रेस ऐसा कर रहा है, ये गलत होगा। लेकिन आपके अलावा किसी बड़े नेता का बयान उस तरीके का हमने देखा नहीं जैसा आपने खुलकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला अपना। बता तो दीजिए क्या करवाने वाले हैं 4 तारीख को। अब मैंने तो दूसरों का बयान ना सुना। एक बात हमें याद रखनी चाहिए और आपको भी याद रखनी चाहिए कि क्या किसी धर्म का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने लिया है? क्या मंदिरों का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने लिया है? क्या उनको एजेंसी मिली है धर्म की या कोई मंदिर की? ये अपने आप इसमें राजनीतिक कारण से अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, धर्म के ठेकेदार मानते हैं, सब मंदिरों के एजेंट मानते हैं। ये इसमें राजनीति जोड़ना बहुत गलत है। कांग्रेस ने इस प्रकार की राजनीति नहीं करी और मैंने स्वयं नहीं करी। ये हमारी भावनाओं का प्रश्न है, धार्मिक भावनाओं का प्रश्न है और ये धार्मिक भावनाओं हम राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। कमलनाथ जी, आप शायद ना लाते हो, लेकिन आपकी पार्टी के और नेता हैं जो मीन मेख निकालने में लगे हुए हैं, जो कह रहे हैं मुहूर्त ठीक नहीं है, दिन ठीक नहीं है, आदमी ठीक नहीं है। आपने तो इसमें से कोई ऐसी बात नहीं की, इसलिए सवाल उठता है। बात है कि एक तो सच्चाई की बात है, पूरा देश सच्चाई का साथ दे। किसने ताला खोला था? राजीव गांधी ने ताला 85 में खोला था। किसने सहमति दी थी? 89 में शिलान्यास की सहमति राजीव गांधी ने दी थी। उन्होंने अपने पहले चुनावी भाषण में
79 में कहा था कि अपने देश में राम राज्य होना चाहिए। तो इसमें किसी आलोचना की आवश्यकता, इसमें कोई टिप्पणी की आवश्यकता, जो मैं बात बता रहा हूं ये तो रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं। जिस पीढ़ी ने, जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने वो समय नहीं देखा, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस प्रकार से राजीव गांधी ने ही आज इस राम मंदिर की बुनियाद है जब उन्होंने ताला खोला था। आपको लगता नहीं जो बातें आज आप कह रहे हैं, ये बातें आपकी पार्टी के नेता अगर खुलकर कहते, खुलकर बताते, तो आज शायद वो स्थिति ना होती जो आज है? मैं नहीं जानता कौन क्या कहता है। मैं जानता हूं कि आप आज मुझसे पूछ रहे हैं और मैं आज आपको जवाब दे रहा हूं। अगर आप मेरे से 2 साल पहले पूछते, आपने मुझे, मैंने छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर बनाया, कोई राजनीतिक कारण नहीं था। सबसे बड़ा राजनीतिक मंदिर हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा में है। कौन सी राजनीति थी? कोई राजनीति नहीं थी। आपने आज तक ने खुद इसे कवर किया था, आज तक ने खुद इस पर प्रोग्राम किया था। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। मैं हमेशा ये इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम करता रहता हूं। हमारे पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता भी करते रहते, पर इसे ये पब्लिसिटी देना, ये मीडिया की राजनीति करना, ये नहीं करते। अंतर ये है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्ति का मैं शुरू से रहा हूं, लेकिन कभी मैंने इसकी पब्लिसिटी नहीं की, ये कहते हुए खुद को हनुमान भक्त, राम भक्त साबित करने की उनकी कोशिश। आगे बढ़ते हुए बात अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत और उससे जुड़ी मिस्ट्री की करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले रहस्यों से पर्दा उठ रहा है। अब खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से लाखों रुपए खर्च करके कोई पूजा कराई गई थी। सवाल यह है कि क्या यह वही पूजा है जिसे सुशांत की बहन तंत्र मंत्र कह रही थी? सवालों की घेरे में रिया चक्रवर्ती हैं, मगर रिया चक्रवर्ती कहां गायब हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और खुला रहेगा और प्यार बना है, बना रहेगा। जिस अदाकार की मोहक मुस्कान पर जमाना फिदा था, उसकी मौत के बाद आरोप, साजिश, सवाल और सियासत के इतने जाल बुन गए हैं कि सब कुछ उलझा उलझा नजर आ रहा है। सुशांत को जानने वाले बार बार कह रहे हैं कि वो एक खूबसूरत जिंदगी को जीने वाला नायक था। किसे मालूम था कि उसकी मौत एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर में तब्दील हो जाएगी। सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना। कोई फिल्म चल रही हो जिसमें जिंदगी से हार कर जान दे देने वाला गंभीर आरोपों से घिरी नायक की गर्लफ्रेंड है। कई अनसुलझे सवाल हैं और अब मौत की मिस्ट्री में तांत्रिक की घुसपैठ है। सुशांत सुसाइड केस की जांच में बिहार पुलिस को दिए बयान में सुशांत की बहन मीतू ने सबसे पहले यह खुलासा किया था कि भूत प्रेत का डर दिखाकर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को अपने वश में कर लिया था। आज तक को सुशांत के बैंक खाते की जानकारी मिली है। बैंक स्टेटमेंट में 4 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो पूजा पाठ के नाम पर असामान्य तौर पर खर्च किए गए। मुंबई के बांद्रा में कोटक महिंद्रा बैंक में सुशांत का खाता था। इस बैंक की स्टेटमेंट से जानकारी मिली है कि 14 जुलाई 2019 को पूजा सामग्री के नाम पर सुशांत के अकाउंट से 45,000 रुपए की निकासी हुई। 2 अगस्त को दोबारा पूजा सामग्री के नाम पर 86,000 रुपए का भुगतान हुआ। 8 अगस्त को पंडित को दक्षिणा के तौर पर 11,000 का भुगतान किया गया। 15 अगस्त 2019 को पूजा सामग्री के नाम पर 60,000 रुपए का भुगतान किया गया। मतलब ये कि 1 महीने के भीतर सुशांत के बैंक खाते से पूजा के नाम पर 2,02,000 रुपए का भुगतान हुआ। जो बैंक ट्रांजैक्शन के जो कागजात हैं वो सामने लगातार आ रहे हैं और किस तरीके से बेतहाशा खर्च किया गया है सुशांत के पैसों का, वो तमाम चीज़ें अब सामने आ रही हैं। अब एक सुशांत की बहन ने बताया था कि पूजा पाठ किया जाता था तांत्रिक तरीके से, कोई बंगाली बाबा पूजा करते थे और उस पूजा में लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, जिसका बैंक ब्यौरा में आप देख सकते हैं। इसमें पंडित के फीस को 11,000 रुपया और कई बार, एक बार तो पूजा में 86,000 तो कभी 60,000 तो कभी 45,000 इस तरीके का खर्च दिखाया गया है। अब सवाल यह है कि अकाउंट से निकाली गई मोटी रकम किस तरह की पूजा पर खर्च की गई? क्या सुशांत की बहन मीतू इसी पूजा की ओर इशारा कर रही थी?
सुशांत की बहन मीतू सिंह ने आरोप लगाया था कि सुशांत को भूत प्रेत का डर दिखाकर ही रिया ने घर बदलवाया था। नए घर में शिफ्ट होने के बाद सुशांत पूरी तरह से रिया के नियंत्रण में थे। इस आरोप के बाद रिया ने एक वीडियो जारी किया था और खुद को बेकसूर बताया था। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyam Jayate. The truth shall prevail. मगर इसी वीडियो के बाद रिया गायब हो गई। रिया से किसी तरह का कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। रिया और उसका भाई शौविक कहां है, किसी को कुछ नहीं पता। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई सारी उंगलियां अब रिया चक्रवर्ती उनकी गर्लफ्रेंड पर उठ रही है। रिया को हर तरह से कोशिश कर रहे हैं फॉलो करने की, लेकिन वो हमें कहीं भी मिल नहीं रही है। और इस वक्त भी हम रिया चक्रवर्ती के जुहू वाले घर के सामने खड़े हैं, उनकी बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं और पिछले कई दिनों से हम कोशिश में हैं कि शायद हमें रिया नजर आ जाए। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी गार्ड जो है, उसका कहना है कि पिछले 5-6 दिन से वो यहाँ पर नहीं है और वो यहाँ से कहीं जा चुकी है। कहाँ जा चुकी है, किधर है, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। रिया गायब है, मगर बिहार के डीजीपी कह रहे हैं कि रिया को वो कहीं से भी खोज निकालेंगे। प्रकट तो होना पड़ेगा ना, नहीं होइएगा। हम जिस दिन इन्वेस्टिगेशन में आपके खिलाफ साक्ष्य जुटा लेंगे उस दिन आपको हम छोड़ देंगे। कहां जाइएगा भाग करके। इसके साथ ही गुप्तेश्वर पांडे ने रिया से अपील भी की है कि वो जहां भी हैं सामने आएं और जांच में सहयोग करें। हम कह रहे हैं वो पूरा तैयारी कर लें और 8 दिन और 10 दिन पूरी तैयारी कर लें, अपने वकील से पूरा विधिक परामर्श कर लें, ज्ञान प्राप्त कर लें, उसके बाद ही प्रकट हों। लेकिन प्रकट तो हो जाएं, उनका प्रकट होना बहुत जरूरी है, उनको छिपना नहीं चाहिए। रिया कितना सहयोग करेंगी और सुशांत की मौत की मिस्ट्री कब सुलझेगी, ये फिलहाल बड़ा सवाल बना हुआ है और जवाब के नाम पर सिर्फ 2 राज्यों की पुलिस की जांच चल रही है। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप और मुंबई से श्रुति बड़जात्या, पंकज उपाध्याय, साहिल जोशी और सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझने के बजाय लगातार उलझती जा रही है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या सुशांत की मौत का उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की खुदकुशी से कोई कनेक्शन है? इसी सवाल की पड़ताल बिहार पुलिस कर रही है, मगर बिहार पुलिस के सामने रोड़ा बनकर मुंबई पुलिस खड़ी है। को सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने खुदकुशी की। 8 जून को ही सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर गईं। 8 जून को ही सुशांत को समझाने बुझाने के लिए सुशांत की बहन उनके घर पहुंची थी। 3 घटनाएं एक ही तारीख में घटी थी। मुंबई पुलिस इसकी जांच भी कर रही थी, मगर बिहार पुलिस के मुंबई पहुंचने के बाद इस जांच को हवा मिल गई। सवाल उठने लगे, क्या दिशा सालियान की मौत से जुड़ी है सुशांत की मर्डर मिस्ट्री? क्या दिशा की खुदकुशी की जांच से सुशांत सुसाइड केस सुलझेगा? सुशांत के साथ दिशा की मौत से भी उठेगा रहस्य? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार दिशा और सुशांत की मौत को जोड़कर चर्चाएं हो रही थी। मुंबई पहुंची बिहार पुलिस ने भी इस एंगल से पड़ताल शुरू की। बिहार पुलिस मलाड के मालवनी पुलिस स्टेशन पहुंची। यहां बिहार पुलिस ने दिशा सालियान से जुड़े दस्तावेज मांगे। आज तक को सूत्रों से जानकारी मिली कि इस विषय पर मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस से जानकारी साझा करने का भरोसा दिया, लेकिन एक फोन कॉल मिलने के बाद मुंबई पुलिस का रुख बदल गया। कॉल के बाद मुंबई पुलिस ने कहा कि दिशा का फोल्डर अनजाने में डिलीट हो गया। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने के लिए पटना पुलिस मुंबई में है, लेकिन मुंबई पुलिस का सहयोग उसे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि जब पटना पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा की मौत की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुंबई के मालवानी थाने पहुंचती है, तो पहले वहां के पुलिस अधिकारी जानकारी देने की बात कहते हैं, लेकिन अचानक एक फ़ोन आता है और उसके बाद पटना पुलिस को ये बताया जाता है कि दिशा संबंधी जो मामले हैं, जो केस है, वो डिलीट हो गया है और हम आपको
उसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं। ये खबर आज तक पर चली तो हड़कंप मच गया। तुरंत ही मुंबई पुलिस की ओर से सफाई दी गई कि मलाड की मालवनी पुलिस ने गलत जानकारी दी। दिशा सालियान से जुड़ी कोई फाइल डिलीट नहीं हुई। केस से जुड़े सारे तथ्य रिकॉर्ड में हैं। कई लोगों के बयान लिए गए। केस की जांच चल रही है। परिवार ने किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस की तरफ से, खासतौर पर बिहार पुलिस की तरफ से खोजबीन जारी है और मुंबई पुलिस से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मुंबई पुलिस का साफ कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है उसके बाद ही मुंबई पुलिस कागजात के तौर पर, दस्तावेज के तौर पर या सीसीटीवी फुटेज या फिर वीडियोग्राफी, ये तमाम चीज़ों को बिहार पुलिस को देने में मदद कर सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई सहयोग मुंबई पुलिस की तरफ से प्राप्त नहीं हो रहा है। मुंबई पुलिस की यही हरकतें शक को और बढ़ा रही हैं। और इसी से तो रहस्य पैदा होता है। देश की जनता पूरा देख रही है। देश की 130 करोड़ जनता के मन में यही तो सवाल है। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ सस्पिशियस है, कुछ मिस्ट्री है। इसीलिए जिम्मेदारी बनती है बिहार पुलिस की भी और मुंबई पुलिस की भी कि हम इसका संतोषजनक समाधान निकालें। और संतोषजनक समाधान का मतलब है इन निष्पक्ष अनुसंधान, इम्पार्शियल इंक्वायरी। इस केस को अगर कुछ गड़बड़ है इसमें तो कोई पचा नहीं पाएगा, क्योंकि देश की 100 करोड़ 125 करोड़ जनता इसको देख रही है। हम लोगों को मिलजुल करके, बिहार पुलिस को, मुंबई पुलिस को, हम सबको मिलजुल करके और सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अगर ये मौका अनुसंधान करने का मिलेगा, हमारे मुंबई के भाई सहयोग करेंगे तो हम इसको अंतिम मुकाम तक ले जाएं। उम्मीद यही आपस की राजनीति और ईगो को दूर करेंगे दोनों ही राज्य, दोनों पुलिस एक साथ काम करें ताकि सुशांत की मौत का राज जल्द ही दुनिया के सामने हो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप रहिए खबरदार और देखते रहिए आज तक। और अब बात खेलों की। बीसीसीआई के सूत्रों ने कहा है कि आईपीएल टूर्नामेंट के कैलेंडर में बदलाव नहीं आया है। बीसीसीआई के मुताबिक उनके पास टूर्नामेंट कराने की इजाजत है। आईपीएल का गेम 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच होगा। महिलाओं का आईपीएल टूर्नामेंट भी खेला जाएगा। बीसीसीआई इस बार आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान मेडिकल प्रोटोकॉल का पूरा पालन करेगी। मेडिकल प्रोफेशनल्स और अस्पतालों के साथ बीसीसीआई ने संपर्क किया है। बीसीसीआई के गवर्निंग काउंसिल के बाद ये फैसला हुआ। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। शुरुआती मैचों में स्टेडियम में दर्शक नहीं होंगे। बाद में दर्शकों को बैठने की अनुमति दी जा सकती है। आईपीएल मैच दुबई में हो रहे हैं। टीमें 26 अगस्त के बाद रवाना होंगी। सभी खिलाड़ी चार्टर्ड फ्लाइट से वहां जाएंगे। स्पेशलिस्ट फर्म्स के साथ ही मिलकर एसओपीज यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।